तो पहली बात तो है कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत की कल्पना में नहीं थी, ये तो वेस्ट से आया हुआ एक सिस्टम था। लेकिन अभी जो इमीडिएट हम जो चीजें देख रहे हैं उसमें एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि आप जब सनातन की बात करेंगे, आप सुहेल देव की बात करेंगे, आप गजनी को बताएंगे लुटेरा था, आप औरंगजेब के बारे, तो जैसे ही आप ये करते हैं, पिछले 70 सालों में एक लॉबी खड़ी हो गई है, वो फौरन, और ये राइट विंग लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में पुराने नैरेटिव को मिटाना और नया नैरेटिव लाना, ये एक बड़ी चुनौती है। आज के युवा आपसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से, ठीक है कोर्स की किताबों में कब ठीक होगा नहीं ठीक होगा एक अलग बात है, लेकिन कौन सी वो किताबें पढ़ें जिससे उनके अंदर जिस इतिहास का भी आपने वर्णन किया, जिस अपने पूर्वजों का आपने वर्णन किया, जिन संस्कारों सरोकारों का आपने वर्णन किया, वो कहां से ड्राइव करें, ये मुझे जानना चाहता हूं। देखिए, काफी गहरा सवाल है आपका, और ये इसमें जवाब कई पहलू में है। एक तो मैं हमारे इतिहास की बात करूंगा, फिर दूसरी बात जो मेरे हिसाब से और हर कोई मानेगा, जो सर्वोपरि जो है देश की एकता, और तीसरी बात जो अलग सब्जेक्ट्स भी है, सिर्फ इतिहास नहीं, गणित, साइंस, सब। तो सबसे पहले जो इतिहास की जो बात है, ये एक बुद्धिजीव हैं संजीव सान्याल, पता नहीं आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं कि नहीं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केंद्रीय सरकार में, और इतिहासकार भी हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं। उनने दो चीजें कही थी जिससे मैं कई हद तक सहमत हूं। उनने कहा था कि जिस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया है वो अंग्रेजों के जमाने से आ रहा है, और दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट इतिहासकार रहे हैं वो अंग्रेजों की ही नीतियों को चलाए चले आ रहे हैं। तो एक तो हमारे इतिहास में संजीव सान्याल ने कहा था कि वो बहुत दिल्ली सेंट्रिक है, कि हर बात दिल्ली पर ही केंद्रित है। तो अगर कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो बहुत ही विशाल थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे मौर्य या गुप्ता, जिनका केंद्र दिल्ली नहीं था, जिनका केंद्र बिहार था, तो उनको हमारे इतिहास की किताब में डाल देते हैं, जो बहुत ही विशाल थे, मतलब उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई दूसरे साम्राज्य हैं जिनका दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं था, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मुगल साम्राज्य तो बहुत विशाल था, उसके बारे में लिखना तो चाहिए किताब, लेकिन लोधी जो थे वो तो जमींदार से थोड़े ऊपर थे, वो मतलब महाराज कहां से बन गए वो लोग। लेकिन लोधी के बारे में एक पूरा चैप्टर होगा, लेकिन मराठाओं को पूरा हटा दिया जाएगा। राजेंद्र चोला, जिनका साम्राज्य अकबर से भी विशाल था, उनको तो मतलब हमारे जो नेशनल जो इतिहास के जो पुस्तक जो हैं उनमें तो एक दो लाइन में बस खत्म कर दी। राजेंद्र चोला, पेशवा के बारे में अगर आप बात करें, ये मतलब आप कह सकते हैं कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है सत्य कि संजय लीला बंसाली ने जब पिक्चर बनाई, उसके पहले महाराष्ट्र के बाहर किसने सुना था बाजीराव का नाम? आप बताइए। एक बॉलीवुड पिक्चर के कारण बाजीराव का नाम पूरे भारत देश में फैला। आप बताइए, ये दुख की बात है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। बाजीराव जी ने, अगर मतलब जहां तक मुझे ज्ञात है, 39 लड़ाइयां लड़ी थी, 39 वॉर्स, उनमें से एक भी नहीं हारा उनने। कोई ऐसा जनरल नहीं है, और उनके बारे में मतलब महाराष्ट्र के बाहर किसी को मालूम ही नहीं था। अब मुक्तापीर ललितादित्य की बात सोच लीजिए, कश्मीर के, या अहोम्स के बारे में सोच लीजिए, या गुर्जर प्रतिहारा के बारे में, या महाराज मीरा भोज के बारे में,
या पाला जो बुद्धिस्ट जो थे बंगाल के, या आदिल शाहीज जो, मतलब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं था कि आदिल शाहीज क्योंकि उनका दिल्ली पे कभी कब्जा नहीं हुआ तो आदिल शाहीज को भी हटा दिया इतिहास से। तो एक तो ये बात है, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास जो हमें सिखाया जाता है वो उनने सिर्फ दिल्ली के ऊपर केंद्रित कर दिया है, तो पूरे भारत, संपूर्ण भारत की जो समझ हम सबको आनी चाहिए वो आती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है भाई, बाकी सब भी महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जो इतिहास जो हमें सिखाया गया है पिछले 1000 साल में, ये हमारा इतिहास नहीं है, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका इतिहास है। हमें हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं सिखाया जाता है, जो विदेशी जो आए उनके बारे में सिखाया जाता है। और यहाँ पे कई हद तक जो इंडियन फिल्म जो है, बॉलीवुड फिल्म्स, इनने भी कई हद तक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हम वो फिल्म्स देख के भी हम लोग कंफ्यूजिया गए हैं, क्योंकि अगर अंग्रेजों के राज के बारे में बात होती है, अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो किसी गोरे को खड़ा कर देंगे वहां पे, है ना। मतलब मजाक में कहा है कई बार, बेचारे टॉम ऑल्टर को बेचारे वो तो बेचारा दिल से हिंदुस्तानी था, लेकिन उसे खड़ा कर देते थे, ये है गोरा, ये देखो। लेकिन अगर तुर्की के बारे में बात करना था, जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो तुर्की थे, भारत के मुसलमान नहीं थे, तुर्की थे, बहुत क्रूर थे। उनने सिर्फ भारत पर आक्रमण नहीं किया था, अरबों के ऊपर भी आक्रमण किया था, यूरोप के ऊपर भी, चीन के ऊपर भी। और संपूर्ण विश्व के इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे ऑलमोस्ट जानवर टाइप लोग वो सेंट्रल एशिया के तुर्की थे, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान कहते हैं, वो तुर्की थे। जिन्हें हम मुगल कहते हैं, वो खुद अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, अपने आप को तैमूरिया बुलाते थे। मुगल हम उन्हें बुलाते, तैमूरिया मतलब तैमूर के वंशज। तैमूर तुर्की था। तैमूर ने 800 साल पहले संपूर्ण विश्व के, दुनिया के 5% लोगों को मार डाला। सोचिए, 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और उस जमाने में ना न्यूक्लियर बॉम्ब था, ना डायनामाइट था, ना मशीन गन था, तो लोगों को मारना था तो मतलब वो आसान काम नहीं था भाई। मतलब तलवार लेके सर काटना पड़ता था, छुरा झोंकना पड़ता था, आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया और लाखों लोग मर गए। ऐसे माहौल में तैमूर ने पूरे दुनिया के 5% लोगों को मार डाला। और ये अपने किताब में बड़े मतलब गर्व के साथ लिखते भी थे कि हमने इतने औरतों का बलात्कार किया, हमने इतने लोगों के सर काट के ये पिरामिड बना दिया। मतलब कैसे लोग, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। मतलब सच्ची में, और सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह किया इन्हें, सच्ची में बहुत ही क्रूर थे। लेकिन इनके बारे में सत्य तो हमें बताया नहीं जाता है। और मैं ये भी प्रश्न पूछता हूं कि अगर अंग्रेजों के राज को ईसाई राज नहीं कहा जाता है, तो तुर्कियों के राज को इस्लामिक राज क्यों कहा जाता है? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। यस, आई एग्री। मतलब, और जब मैं वापस आता हूं बॉलीवुड के पिक्चरों पर, अगर अंग्रेजों को दिखा रहे हैं तो किसी गोरे को दिखा देंगे, लेकिन रजिया सुल्तान को दिखाना है तो हेमा मालिनी खड़ी कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना है तो रणवीर सिंह खड़ा कर देंगे, अकबर को दिखाना है तो ऋतिक रोशन या पृथ्वीराज कपूर जी को खड़ा कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं पीछे दिमाग में बिठा देंगे कि वो हिंदुस्तानी थे। भाई वो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया के थे, हमें वो चीनी दिखते, दे वुड हैव लुक्ड चाइनीज टू अस। तो अगर रजिया सुल्तान को दिखाना था, हेमा मालिनी नहीं, किसी सेंट्रल एशियन को खड़ा करना था। अलाउद्दीन खिलजी हमें चीनी दिखता, चाइनीज दिखता हमें, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के थे, विदेशी थे। और बहुत ठीक है, अंग्रेजों के राज में भी कुछ लोग थोड़े शरीफ थे, बेंटिंक थोड़ा शरीफ था,
लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और डलहौजी बहुत ही क्रूर थे, वो तो हिटलर से भी परे थे। और अलाउद्दीन खिलजी, मतलब वैसे लोग तो बाप रे, मतलब हिटलर से 100 गुना बदतर। एक तो हमें सिखाया गया है कि वो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा देते हैं कि वो हिंदुस्तानी थे, नहीं हिंदुस्तानी नहीं थे भाई, विदेशी थे। और जो आज के जो भारतीय मुसलमान हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट पूर्वज के ही वंशज हैं, ने कन्वर्ट किया गया, तो हमारे ही लोग हैं। लेकिन ये जो इतिहास है इसके साथ हमने, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मेड पीस विद इट। तो ये विष फैला हुआ है, क्योंकि एक साइड में लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं उस तो कुछ हुआ ही नहीं जी, औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था, वो तो सितार बजाता था, और अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत अच्छा आदमी था, वो गजल लिखता था। जो बकवास है भाई, बहुत ही क्रूर इंसान थे वो लोग। विल डुरैंट जो एक अमेरिकन इतिहासकार था, उसने कहा था दुनिया का शायद सबसे ब्लडीएस्ट इन्वेजन, भारत के ऊपर आक्रमण तुर्कियों का था, विल डुरैंट ने कहा था। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं वो तुर्की नहीं थे, वो भारतीय मुसलमान थे। वो भी गलत है भाई। आप उनके नोबल्स के आप लिस्ट पढ़ेंगे, दिल्ली सुल्तान को तो भूल जाइए, अब औरंगजेब के टाइम में भी भारतीय मुसलमान कहीं नहीं दिखते थे, सब विदेशी थे, या तो तुर्की या अरब या पर्शियन। हमारी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भाई वो लोग तो उर्दू में बात करते थे। भाई उर्दू तो हिंदी है, वो लोग उर्दू में बात नहीं करते थे, वो तुर्की में बात करते थे या पर्शियन में। और अगर हम हिंदुस्तानी तुर्की सुनेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर हम पर्शियन समझेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन पिक्चरों में दिखाते हैं कि रजिया सुल्तान उर्दू में गजल गा रही है, उस जमाने में उर्दू में थोड़ी बात करेगी वो। तो ये जो गलत एक धारणा हमारे इतिहास में सिखाया गया है, इसी से हमारे देश में विष फैल रहा है। क्योंकि या तो हमें बताया जाता है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें कुछ मंदिर ध्वस्त नहीं किया, अरे दिखता है भाई हमें कितने पाप किए उन लोगों ने। या दूसरी तरफ कि वो भारतीय मुसलमान थे, नहीं भारतीय मुसलमान नहीं थे, वो विदेशी थे, मुसलमान थे लेकिन विदेशी थे, तुर्की थे। तो अगर ये सत्य पेश किया जाए तो शायद कई हद तक विष निकल आएगा हमारे समाज से। और मैं शिव भक्त हूं, तो मैं हर शिव भक्त से यही कहता हूं कि हाँ हमारे समाज में इस विषय के ऊपर पॉइजन फैला हुआ है, विष फैला हुआ है, और हमें अपने भगवान की तरह ये विष निकालना है।